तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। उन्होंने यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नदी परियोजना को लेकर एमओयू पर साइन हुए हैं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में अलग प्रकार से लिखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच पार्वती काली सिंध चंबल के समझौते के प्रारूप को पीएम मोदी ने मूर्त रूप दिया। प्रदेश का किसान भी समृद्ध होगा। दोनों राज्यों और केंद्र मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो लगभग 2 दशक बाद पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफलाइन माने जाने वाली पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना अब मूर्त रूप लेने जा रही है। पीएम मोदी के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश इस परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर के बड़ी पहल कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने रफ्तार पकड़ ली है। विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के काम को शुरू किया जा रहा है। ये देश में जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। ईआरसीपी से 13 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। 2 लाख हेक्टेयर का नया कमांड क्षेत्र बनेगा। 9 जिलों में 80,000 हेक्टेयर की कमांड स्थिर होगी। उद्योगों को भी पानी उपलब्ध होगा। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए वरदान है। लिंक प्रोजेक्ट से राजस्थान को 3,677 एमसीएम पानी मिल पाएगा, जो पहले की ईआरसीपी के 3,510 एमसीएम से ज्यादा है। दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का निर्णय सेंटर वाटर कमेटी ने वेरीफाई करके पानी तय किया है। 40,000 करोड़ में 4,000 करोड़ ही राज्य सरकार पर भार आएगा। नए एमओयू के बाद इस परियोजना का 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ये नवाचार भी है और हमारे अपने देश की संघीय भावना का प्रकटीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। 2 राज्य लगभग 20 साल से ज्यादा समय से छोटे छोटे इशू को लेकर के बिना बात के कुछ न कुछ कारण से अपने अपने राज्यों के हित होते हैं, मानते हैं, लेकिन राज्यों के हित में हमको और एक निगाह रखना पड़ेगी, वो है देश हित। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है। अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संशोधित पीकेसी ईआरसीपी नदियों को जोड़ने की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को आगामी 5 साल में पूरा कर राजस्थान के 22 जिलों की आबादी को अनमोल तोहफा दे सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान डूंगरपुर शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ते हुए किसानों को करोड़ों की राशि उनके खातों में ट्रांसफर किए। वहीं एक किसान से संवाद भी किया।
सीएम भजनलाल शर्मा ने टोंक में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। योजना की पहली किस्त 1000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। सीएम ने तकरीबन 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इससे राज्य के 65 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस योजना में किसानों को कुल 2000 रुपए मिलेंगे। दूसरी और तीसरी किस्त 500 रुपए की होगी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि संकल्प पत्र के अंदर हमारी सरकार ने किसानों के लिए वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने हमारे पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया और हमने बजट में भी प्रावधान किया। आज हमने उसकी पहली किस्त 1000 रुपए की 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए के लगभग की किस्त आज हमने जारी की है। इस मौके पर सीएम ने किसानों से संवाद किया, जिसमें डूंगरपुर जिले के किसान शंकरलाल कलाल से भी संवाद किया। संवाद के दौरान किसान शंकरलाल ने मुख्यमंत्री का हृदय से आभार जताया। अभी जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो आपके मोबाइल में आ गया साहब, जरूर आ गया। अभी देख रहा था, आपके सामने ही देख रहा हूँ। और मैं शहीदों की धरती से रास्तापाल कालीबाई नाना खाट वहाँ से हूँ, 84 क्षेत्र से। आपको पेंशन बढ़ोतरी कर दी आपने, बहुत बढ़िया। हम दोनों आए हैं, पति पत्नी। 1000 रुपया मिलता था, वो 1150 रुपया मिल रहा है। 1000 खुशी का दिन है हमारे। और आज 2000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, वो खेती के काम में लगाएंगे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछली गहलोत सरकार के साथ पेपर लीक को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके रख दिया, उन्हें हमारी सरकार छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं। जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और आपके सामने देखा होगा आपने, 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी लगातार चल रही है। और हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवा के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, उनको हमारी सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी योजना को लेकर कहा है कि पूर्वी राजस्थान हमेशा से ही पानी को लेकर परेशान था। बीजेपी सरकार ने ईआरसीपी देकर राजस्थान में पानी की समस्या को खत्म कर दिया है। हमने राजस्थान की बात रखी तो उन्होंने सबसे पहले हमारी ईआरसीपी की योजना को समझौता करने का काम कराया और इधर यमुना पानी का समझौते का काम कराया। हमारे 21 जिले हैं जिनको आवश्यकता है ईआरसीपी की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ईआरसीपी आएगी, मेरे गांव में पानी जाएगा, पीने का भी पानी जाएगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी पानी आएगा। ये आप सभी भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किरोड़ी लाल मीणा पहली बार सरकार के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। नतीजों के तुरंत बाद उनका इस्तीफा देने की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि बाद में बीजेपी के कई नेताओं ने इसे गलत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सांसद हरीश मीणा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरीश मीणा से अगर कोई उनका फोन नंबर भी ले लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि आपने ऐसे नेता को सांसद चुना जो कभी जनता के बीच आएगा नहीं। आप लोगों ने 10 साल से सेवा करने वाले सुखबीर जौनापुरिया को हरा दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये बातें टोंक में किसान सम्मान निधि राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कही। और लगातार 10 साल तक आपकी सेवा करने वाला जौनपुर आपके बीच में बैठा है, उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिनको आपने हरा दिया गलती से बहता हुए में आकर। और मैं आपको कहते जा रहा हूँ, अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा है उसका फोन नंबर और ठिकाना भी पता कर लो तो डॉक्टर किरोड़ी लाल राजनीति छोड़ देगा। सदा करने वाले व्यक्ति के साथ छोड़ करना वो अलग बात है, उसमें नहीं जाना चाहता।
वहीं जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जनता से आशीर्वाद से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। 2014 में जिस व्यवस्था को बदलने के लिए आशीर्वाद दिया, जो वायदा जनता से किया उसे पूरा किया। हमारी सरकार ने गरीबी हटाने, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने, भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया। पहले भारत सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में गिना जाता था, आज भारत की अर्थव्यवस्था एक पावर हाउस की तरह उभरी है। लोकसभा चुनाव के कालखंड में जिस तरह से आपने तमाम तरह के प्रलोभनों को दरकिनार करके आप सबने जिस तरह से निष्पक्ष रूप से जनता के सामने सच को सच जो है साहस के साथ में रखा, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। सच को सच कहने की आपके इस साहस के चलते हुए आप लोगों पर कई तरह के झूठे लांछन भी भाषणों के दौरान लगाए गए। अपने भाषणों के दौरान कई लोगों ने आलोचनाएं भी की, लेकिन फिर भी आपने पत्रकारिता धर्म को जिस तरह से निभाया वो निश्चित ही अभिनंदन के योग्य भी है, आभार ज्ञापित करने के योग्य भी है और धन्यवाद करने के योग्य भी है। तो वहीं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के 64वें ग्रीष्मकालीन आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश में रूढ़िवादी तरीके से छोड़कर खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेल जगत में नवाचार होंगे। उन्होंने कहा कि पहले देश में खेलों के प्रति इतना रुझान नहीं था, लेकिन पिछले 10 साल में खेलों को लेकर देश में नई शुरुआत हुई। आवासीय इतना लंबा कैंप पूरे प्रदेश से इतने सारे बच्चे यहाँ पर, लगभग 500 के आसपास बच्चे यहाँ पर आए, ये बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन बढ़ाने वाला तो है ही है। लेकिन अलग अलग दिशा के अंदर सारे खेलकूद आपने जैसा कि देखा है कि लगभग कोई खेल पीछे भी नहीं रह जाता है। सभी जिलों के अंदर आने वाली पीढ़ी प्रदेश का नाम मेरे को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीकानेर एयर शो और एरो प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई। इसमें बीकानेर की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस प्रदर्शनी का मकसद बच्चों को विज्ञान और एरो मॉडलिंग की तकनीक के बारे में जानकारी देना था। एरो मॉडलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डॉक्टर एचपी व्यास फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने मॉडल प्लेन, हेलीकॉप्टर, हेक्सा ड्रोन को उड़ाने की प्रक्रिया समझी। इस प्रदर्शनी को देखकर बड़ी संख्या में आए बच्चे, युवा और आम जनता रोमांचित हो गए। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर ऋत्विक ने यह बताया कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में एरो मॉडलिंग के साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। बच्चे खुले वातावरण में नए प्रोग्राम करेंगे, जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होगा। जो है ये बच्चों में जागरूकता लाने के लिए स्टार्ट हुआ है कि एरो मॉडलिंग भी एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है, और इसको करने से ना केवल इंजीनियरिंग जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इसके बारे में जानकारी मिलती है, पर एक अच्छा स्वस्थ जो हॉबी भी है। इसको करने से दूसरे देशों की तरह यहाँ पर भी बच्चों में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रॉकेटरी आदि इत्यादि सिमिलर हॉबीज़ के बारे में जानकारी होगी। बच्चे खुले वातावरण में आके नए नए प्रोग्राम करेंगे, स्क्रीन टाइम कम होगा, और आशा करते हैं आज के प्रोग्राम के बाद में लोगों की जागरूकता बढ़ेगी इसके बारे में। तो वहीं प्रदेश भर में मानसून छाने के साथ ही बारिश का दौर चल रहा है। गंगापुर सिटी में आधे घंटे की तेज बारिश ने जिला प्रशासन के इंतजामों की पोल हर साल की तरह इस बार भी खोल करके रख दी। शहर में जगह जगह पानी भर गया, जिससे शहर के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं बांसवाड़ा के घाटोल में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हाईवे और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे 56 पर 2 फीट तक पानी भर गया। करौली में गर्मी और उमस की मार झेल रहे लोगों को बारिश की वजह से राहत मिली। अच्छी बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल गए। लेकिन अलवर जिले के गोविंदगढ़ इलाके में जहानपुर में पिछले 4 दिन में हुई जोरदार बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है। जहानपुर गांव में अधिक बारिश होने से कपास की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अलग अलग 4 तस्वीरें इस बारिश के मौसम को लेकर के आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वहीं प्रदेश में
प्रदेश में मानसून की उदयपुर के रास्ते से झमाझम एंट्री हो गई। मानसून के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थितियां भी पैदा होती हैं। ऐसे में किसी भी तरह आपदा में फंसे आम जनता की जान को बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद हो गए हैं। प्रदेश के 28 जिलों में एसडीआरएफ की 51 टीमें मुख्यालय हेडक्वार्टर पर रवाना की गई। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश मानसून की एंट्री के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। तेज बारिश से कई जिलों में मुख्य बाजारों और सड़कों पर भीषण पानी भर चुका है, जिससे ड्राइवरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल चुकी है। नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर पानी है। अभी भी आसमान में काले बदरा छाए हैं और बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 51 रेस्क्यू टीमों को रवाना किया गया। इनमें 550 से ज्यादा प्रशिक्षित जवान को शामिल किया गया। इनके पास 90 से ज्यादा मोटर बोट है, जिन्हें फ्लश फ्लड में इस्तेमाल किया जाएगा। एसडीआरएफ ने टोटल 51 टीमें बनाई है, जिसमें 550 आदमी डिप्लॉय होंगे। आज ये टीमें अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई हैं। हमारे पास कुल मिला के 90 करीब नाव हैं अलग अलग तरह की, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम आती है। तो ये 51 टीमें पूरे राजस्थान को कवर करेगी। साल 2018 से 2024 तक बाढ़ आपदाओं के दौरान एसडीआरएफ की अलग अलग टीमों ने राजस्थान के जिलों में 316 ऑपरेशन चलाए थे। इनमें 12,353 लोगों की जान बचाकर देवदूत की उन्होंने भूमिका निभाई। केवल हम बाढ़ की बात करें तो 2018 से लेकर 2024 तक 316 रेस्क्यू ऑपरेशन में 12,000 से भी अधिक जानों को एसडीआरएफ द्वारा बचाया गया है। पुराने ट्रेंड को देखें तो जिलों में पानी का मूवमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन अचानक भारी बारिश की वजह से वहां स्थिति बाढ़ जैसी बन जाती है। ऐसे में एसडीआरएफ को उन जगहों पर तैनात किया गया है ताकि उनका मूवमेंट तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर कराया जा सके। पूरी तैयारी कर ली गई है इसके लिए, और एनडीआरएफ भी इसमें अच्छा सहयोग और गाइडेंस देती है। बाढ़ राहत के जो इक्विपमेंट किस तरह का होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी तरह के राहत कार्यों के लिए भी तो हमारा पूरा समन्वय है। घाट गेट में हमने अपना एसडीआरएफ का एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहाँ काफी इक्विपमेंट है, इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स हैं, राउंड द क्लॉक ये वर्क करेगा। बहरहाल एसडीआरएफ की तैयारियों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि मानसून में भारी बारिश की वजह से आई आपदा के वक्त आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए मुस्तैद ये जवान कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये महज सिर्फ एसडीआरएफ के जवान ही हैं जो हर बार आपदा में देवदूत बनकर उतरते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डिबेट की शुरुआत हो गई है। बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली डिबेट में जो सुनने को मिला वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। अमेरिका की राजनीति का यह ऐसा चैप्टर है जिसमें 5 महीने बाद होने वाले चुनावों की झलक मिलती है। तीखी, धारदार, जोरदार, आरोप प्रत्यारोप से भरपूर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव यानी प्रेसिडेंशियल डिबेट में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बहस हुई उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। दोनों के बीच 75 मिनट की धमाकेदार बहस हुई, जिसमें 40 मिनट 12 सेकंड डोनाल्ड ट्रंप बोले और ट्रंप से 5 मिनट कम यानी 35 मिनट 41 सेकंड जो बाइडेन बोले। अमेरिका में नवंबर के महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 5 महीने पहले बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट को दुनिया भर ने चटखारे लेकर सुना। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और निजी हमले किए। ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कहा तो बाइडेन ने पोर्न स्टार से ट्रंप के संबंध को लेकर टिप्पणी की। When he talks about a convicted felon, his son is a convicted felon.
at a very high level. His son is convicted, going to be convicted probably numerous other times. Should have been convicted before, but his Justice Department let the statute of limitations lapse on the most important things. But he could be a convicted felon as soon as he gets out of office. Think of all the civil penalties you have. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant? I mean, what are you talking about? You have the morals of an alley cat. यही नहीं, अभी और सुनिए, 4 सालों में बाइडेन ट्रंप की ये दूसरी मुलाकात थी, लेकिन बाइडेन ने हेलो कहा तो ट्रंप ने इसका जवाब तक देना गंवारा नहीं समझा। Finish up. We now have the largest deficit in the history of our country under this guy. We have the largest deficit with China. He gets paid by China. He's a Manchurian candidate. He gets money from China. So I think he's afraid to deal with them or something. But do you notice he never took out my tariff? आलम ये रहा कि बाइडेन और ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। बाइडेन ट्रंप के बीच की तल्खी यहीं खत्म नहीं होने वाली, अभी और बढ़ेगी। कितनी, ये कह पाना मुश्किल है। तो वहीं रूस ने यूक्रेन को रुला दिया और जेलेंस्की एक शहर में सेना भेजते हैं तो पुतिन दूसरे शहर पर हमला कर देते हैं। ताज़ा हमले में 12 लोगों की मौत हुई। इसी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।